नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 19 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। ये सभी के सभी प्रश्न जो है बताने का श्रेय जो है श्रीवास्तव जी को जाता है। इनका नेम जो है अनिकेत श्रीवास्तव जी है ना। इन्होंने जो है सभी के सभी प्रश्न भेजे हैं, जिनको आप टेलीग्राम पे फौजी के नाम से जानते हैं। फौजी एक्टिव रहते हैं, बच्चा अच्छा पढ़ने में है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि पंडित भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत के प्रकार से संबंधित है। नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए थे, पॉप संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। इस प्रकार से जो है आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो भैया ये क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी की बात करें, बहुत ही उच्च क्वालिटी के गायक रहे हैं अपने ज़माने के, और आज भी इनको लोग स्मरण करते हैं उसी जो है इबादत के साथ, है ना। भैया पंडित भीमसेन जोशी कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और ये किराना घराना से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, है ना। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में जो है आपका इस बात की चर्च हुई, लेकिन 2009 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये भारत रत्न सम्मान पाने वाले 1 2 2 4 ये पांचवे जो हैं म्यूजिशियन बने थे। ठीक है, तो इससे पहले जरूर 4 होंगे। तो ये 4 कौन होंगे, जरा ध्यान रख लीजिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, है ना। तो ये 4 होंगे। सबसे पहले 1998 के अंदर एम सुब्बा लक्ष्मी क्या करती थी भाई, तो ये कर्नाटक संगीत की जो है महारानी कहिए तो भी कम है ना, क्योंकि कर्नाटक संगीत में महारत हासिल की थी। इनके अलावा 1999 के अंदर पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, सितार प्ले करते थे और भारत के लिए सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भी पंडित रविशंकर साहब ही हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2000 ईस्वी में किसी भी आदमी को भारत रत्न नहीं दिया गया। 2001 ईस्वी में, है ना, लता दीदी को और आपका बिस्मिल्लाह खां को, लता दीदी और बिस्मिल्लाह खां ये दोनों को एक ही साथ मिला था 2001 ईस्वी में। फिर 2009 में आपका पंडित भीमसेन जोशी को, और 2019 में आया है हमारा भूपेन हजारिका साहब को। तो ये जो कैरेक्टर हैं, ये जो छठे कैरेक्टर बने भूपेन हजारिका साहब, उनको भी ध्यान रखिएगा। भूपेन हजारिका साहब के नाम पे ही आपका ढोला सादिया ब्रिज है, जो इस समय इंडिया में नदी के ऊपर सबसे बड़ी ब्रिज है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहले जो है आपका जो गंगा के ऊपर है महात्मा गांधी सेतु, ये ना पटना में महात्मा गांधी सेतु, लोग गांधी सेतु कहते हैं। तो ये जो है गंगा के ऊपर है, ये सबसे बड़ी नदी पुल हुआ करता था, लेकिन इसके रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अगला जो है ये पंडित भीमसेन जोशी साहब के बारे में, ये जो ऊपर का लाइन लगा है उसी का मैंने मौखिक रूप से भी यहाँ पे आपका व्याख्या कर दिया हूँ। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब सुप्रसिद्ध तबला के जो है वादक हैं। इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब प्रमुख तबला वादक अल्लाह रखा साहब के पुत्र हैं। अल्लाह रखा एक पिक्चर भी है, जैकी श्रॉफ उसमें हीरो है, मैंने वो भी पिक्चर देखा है जी सिनेमा पर। ठीक है, मैं बहुत पिक्चर देखा हूँ, है ना। वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ष 2023 में कितने आदमी को पद्म विभूषण, तो 6 आदमी को। कितने आदमी को पद्मश्री, तो 9 आदमी, पद्म भूषण तो 9 आदमी को। कितने आदमी को पद्मश्री, तो 91 आदमी को। टोटल पद्म पुरस्कार 106 हो गया ना जी, 106। हाँ, तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन पद्म विभूषण वाला ज़्यादा पूछ लेता है। और एक चीज़ और मैंने बताया कि जो 91 को पद्मश्री मिला है, इनमें रवीना टंडन को मिला है, रवीना टंडन को मिलता है। क्या होता है ना कि जनरली पिक्चर उक्चर से किसी को पद्म अवार्ड मिलता है तो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जो है एक बढ़िया विषय बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रवीना टंडन को मिला है इस बार का जो है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। जैसे कल पूछा गया था कि मंजमा जोगती को कौन सा अवार्ड मिला था, तो उनको भी पद्मश्री मिला था। ट्रांसजेंडर महिला थी, 2022 में मिला था। इसके अलावा आपको नर्तकी नटराज का पूछा गया था, 2021 में मिला था। ये भी ट्रांसजेंडर महिला है, इनको भी पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित थी। इसके अलावा जो है आपका ब्लो वन ट्रम्पेट,
है ना भाई, अपनी जो है ट्रम्पेट खुद बजाना, इस प्रकार से जो है इनके हिंदी मतलब सीधे सीधे भी अर्थ निकालो तो निकलते हैं, ये इडियम है। इनका अर्थ होता है कि अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसके अलावा ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, अपने विचार में तुरंत तुरंत बदलाव लाना। मतलब कोई बहुत सारा आदमी होता है ना, फिकल स्वभाव का होता है, अभी आपको बोलेंगे कि चलिए चाय पी के आते हैं, और जैसे ही आपने शर्ट पहन लिया कि हाँ चलो ठीक है, फिर वो बोलेगा अरे चाय नहीं चलो जूस पी के आते हैं। फिर आपने शर्ट पहन लिया, फिर बोला जूस नहीं आज कुछ ही नहीं पीते हैं, चलो कहीं नहीं जाते हैं। तो ये बोलते हैं तुरंत तुरंत माइंड को जो है बदलना, फिकल करना, चेंजेबल बोल सकते हैं इसे, है ना। इसके अलावा वोलाटाइल बोल सकते हैं, लेकिन वो जो है थिंकिंग के उसमें नहीं वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कोई चीज़ ये होता है कि जो बदलता हो। इसके अलावा ब्लो ओवर, ब्लो ओवर मतलब बीत जाना होता है, खास करके बुरे समय जब बीत जाते हैं तो उसके लिए ब्लो ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लो बाय ब्लो क्या होता है, पूर्ण विवरण, एक एक करके पूर्ण विवरण, इसे बोलते हैं ब्लो बाय ब्लो, ठीक है, ब्लो बाय ब्लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे डॉट 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 ऐसा था कि भाई कौन निम्नलिखित में से कौन सी समाज की स्थापना करी, तो भैया महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों मिलके जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करे थे। कब करे थे, 1867 में। कहाँ करे थे, महाराष्ट्र में। आत्मीय सभा से कौन जुड़े रहे थे, राजा राम मोहन राय साहब। ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय साहब, लेकिन आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म समाज 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ किए थे, कोलकाता के अंदर। राजा राम मोहन राय साहब आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिक गवर्नर थे, है ना, लॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चलो ठीक है ना। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत किए थे, अच्छा काम किए हैं, इन्हें कह सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से तो। क्योंकि भाई जो सती प्रथा थे वो सीधे जो है एक मानव जो है अपने आप को गॉड समझने लगा था कि मैं गॉड हूँ, है ना। भाई आपको किसी को मारने की जो है अधिकार नहीं दिया है प्रभु ने, है ना, तो आपने सीधे सीधे आदमी को जला रहे हो, कौन सा वो कानून किया है। तो सती प्रथा मेरे लिए तो बड़ा हीनियस टाइप का था, तो इन्होंने बंद किया, तो इसीलिए मैं ऐसे लॉर्ड आराम से कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा राजा आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम भी आपसे पूछते हैं, इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर है ना। इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, गो बैक टू वेदास। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी, कौन, आपका दयानंद सरस्वती साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय साहब संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखे हैं, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर सेकेंड ने दिया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद साहब 1897 में किए थे। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ लिया गया है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आज ही ना मैं बताया जी, पहले वाले शिफ्ट में, जो चौथा शिफ्ट का वीडियो कल वाला प्रोवाइड कराया था सवेरे, है ना, उसी में। तो विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो MS स्वामीनाथन होगा, ये आयकार से भी जुड़े रहे थे। हरित क्रांति सबसे पहले इंडिया में 1967 में पंजाब में दस्तक देते हैं, ठीक है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उन्नत किस्म की जो है खाद, बीज या फिर जो भी कृषि के साधन है उनमें थोड़ा सा चेंजेस ला के जो है आपको खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना है। यही है आपका क्या, हरित क्रांति का मेन उद्देश्य। हरित क्रांति जो है सबसे अधिक असर किस फसल पे डाले, तो गेहूं पे। अगर इससे भी ज्यादा आपको अमेरिकन, लैटिन ये गेहूं लगा देता है तो मैक्सिकन गेहूं मारिएगा, ठीक है। मैक्सिकन गेहूं पे सबसे ज्यादा असर डाला इन्होंने, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी। देखिए जिन्होंने मैं फोन किया ना वो बोल रहे थे कि भाई 2016 आगा, कि आप बच्चे जो है निराश करना ठीक नहीं है, तो मैंने बोला वो मिला लीजिएगा बाद में, लेकिन ये 2016 नहीं है, 2015 है। जब मोदी साहब आए तो सबसे पहले जो है ढांचा पे काम करने की जो है इन्होंने बहुत सारे चीज खोले, जैसे आपका जो है डिजिटल इंडिया देख लीजिए। जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाहर जाके जो देख के आए उस पे काम करना ज्यादा स्टार्ट किए,
है ना। ये कितने हद तक सफल हुआ ये हम देख ही रहे हैं, देखते हैं, सफल भी हुए बहुत हद तक। लेकिन ये सब जो काम है 14-15 में बहुत सारे ऐसे चीज हुए, लेकिन 14 में कम ही हुए, क्योंकि 14 में बहुत लेट तो आए ही सत्ता में, ठीक है। तो 14 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले गंगा मैया की क्लीनेस वाला। इनके अलावा आपका जो है ये स्मार्ट सिटी मिशन आ गए, इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम जो है ये आ गए, है ना, डिजिटल इंडिया आ गए, प्रधानमंत्री जन धन योजना आ गए, 2014 में आया था ना जी, हाँ। तो ये सब जो है 1-2 साल में बहुत सारे चीज जो है लपेटे में आ गए, बहुत सारे चीज जो है स्कीम आए थे उस समय, ठीक है। तो स्मार्ट मिशन 2015 में ही होगा जी, है ना, स्मार्ट मिशन। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्मार्ट मिशन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, आरंभ हुआ था 2015 में, केंद्र द्वारा प्रायोजित है ना। कौन से मंत्रालय के अंदर है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आपसे एक क्वेश्चन अभी अभी हाल में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो जो आवास योजना सिटी वाला है, शहरी वाला है ना, ये शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। और जो ग्रामीण वाला है वो अलग मंत्रालय है, तो दोनों के एक में नहीं मिला दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आवास, ये बता ही दिए कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है आपका स्मार्ट सिटी मिशन, है ना। मिशन की समय सीमा जो है जून 2023 तक विस्तारित किए गए हैं, और ये वहां तक जब पहुंचेगा ना तो फिर से इसमें बढ़ोतरी किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज एक बार में शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, एक बार में शुद्ध नहीं होता है भाई, उसको बढ़ाना ही पड़ता है। जैसे आपने फॉर्म भरना ही देखा होगा कितनी बार, आज लास्ट डेट है, शाम को पता चला डेट बढ़ गया, एक बार में शुद्ध नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राज्य से संबंधित है? लेकिन आपको कभी उस पर नहीं जाना है कि डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको अपना काम टाइम से ही करना है भाई। ये तो मैं सिर्फ एक मजाक के लिए एग्जाम्पल दे दिया था। भवई आपके ऑप्शन में दिए गए थे, जो उड़ीसा में फिट नहीं बैठता है। बाद बाकी आपके ऑप्शन में थे उड़ीसा में जो हो सकती है नृत्य और त्योहार वगैरह, ये घुमरा हो सकती है। देखिए मैंने बता रखा है खाली घूमर रहेगा तब राजस्थान, यहाँ पे लिखा है घुमुरा एक अलग है जो उड़ीसा में होता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भी होती है, गोटी पुआ भी होती है, छऊ उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी होता है, तो ये तीनों जगह याद रखेंगे। नौखाई त्योहार ये भी उड़ीसा में होते हैं। नवकलेश्वर महोत्सव उड़ीसा में। धनु यात्रा ओपन थिएटर ये भी आपका जो है उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में होते हैं। तो ये सभी के सभी उड़ीसा से जो है संबंधित हैं। इनके अलावा उड़ीसा का आकर्षण बिंदु पे आए तो सिमलीपाल है। सिमलीपाल में गाने वाली मैना पाई जाती है। CGL 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि गाने वाली मैना होता है ना, मैना जो थोड़ा मुंह उसका पीला रहता है, बाद बाकी सब थोड़ा ब्राउन रहता है शरीर, पक्षी, तो ये किस अभयारण्य में जो है पाए जाते हैं? तो सिमलीपाल में बताइएगा। इसके अलावा चिल्का झील, महेंद्रगिरी की चोटी, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये सभी के सभी उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर भी है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी है, ये सभी के सभी उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन आपसे आने वाले दिन में राइज हो सकती है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपको बताना है जी खारवेल से संबंधित है। किससे? खारवेल से। खारवेल है ना। खारवेल से एक बार ये क्वेश्चन आया कि कौन से धर्म को फॉलो करते थे, तो आप बताइएगा ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। ब्लो आउट आ गया है आपका। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के बुझा देना, फूंक मार के बुझा देना। इस प्रकार से जो है आपका, है ना, ब्लो आउट का आंसर होता है टू एक्सटिंग्विश। इस प्रकार से आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा ना, एक्सटिंग्विशर, है ना, तो इसी से मतलब होता है बुझाना। 73वां गणतंत्र दिवस अपन ने कब सेलिब्रेट किया? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप आंसर भी लगा सकते हैं 1950 से, और 2023 में घटा दीजिएगा, है ना, तो आपको जो है आ जाएगा। 3 में से 0 गया तो 3, अब 12 में से 5 गया तो 7, तो भाई 73वां कब हो गए? है ना, 2023 में। लेकिन अगर आप इसे काउंट करेंगे 1950 से 2023 तक AP में लगा के काउंट करके देखिए तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये 74 टर्म हो जाएंगे। इसका क्या होता है? AP में लगाने का मतलब क्या होता है? कितने टर्म है काउंट करने में, तो भाई इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हम 2023 के बाद 2024, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ लीजिए, 2024 लगाएंगे, 2025 लगाएंगे, ऐसे करते करते हमको 1950 तक जाना है। तो हमको गिनना है कि भाई कितने जो है आपका आ गए, तो है ना। तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म होता है, तो बड़का में से छोटका घटाओगे, है ना। तो 2023 में से 1950 हमने घटाया तो 73, अब बट्टा आपका क्या होता है? डिफरेंस होता है बीच का, तो बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, अब +1 होता है, तो 74 बार ये टर्म है। इसीलिए जो 73वां गणतंत्र दिवस है ना, वो 2022 में मनाया गया। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जो बच्चे जोड़ के वहां पे निकालना चाहेगा
एपी के हिसाब से तब तो ठीक है, अगर सीधे सीधे घटाया तब गया 2 नंबर, 2 नंबर क्या 2.5 नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉजिक छुपी है भाई, ऐसे नहीं है, हवा में कोई बात नहीं होती है, थोड़ा वजन रहता है तभी पूछता है। पहला गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी 1950 को होती है। संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्मात्री मिशन कौन थे हमारे यहाँ, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। कौन कौन, ए बी एलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके अलावा आपका स्टोफर्ट क्रिप्स, एस के लिख देता हूँ, स्टोफर्ट क्रिप्स, सी लिखना पड़ेगा क्रिप्स का, ठीक है। तो ये थे आपका जो है, ठीक है, तीनों जो है सदस्य थे, ठीक है। जो बच्चे को ये एपी समझ में नहीं आया, छोटा सा लेके देख समझा देता हूँ भाई, काम आएगी कभी, जिनकी जो है, जिनको लगता है कि ये ट्रिक मुझे समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 से 10 तक जोड़ना है, बीच का हमारा 1 2 3 इस प्रकार से जो है, हम चाहते हैं कि 10 तक कितने टर्म है, मुझे पता नहीं है कि कितने टर्म है, ठीक है। यहाँ तो आप छोटा है तो पता कर लोगे ना, वहां तो पता नहीं था ना, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 है। तो क्या होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 में से 1 गया तो 10 में से 10 है लास्ट टर्म, 1 है फर्स्ट टर्म, तो 10 में से 1 गया तो 9। अब बट्टा होता है आपका डिफरेंस, तो बीच का डिफरेंस कितना, 1 के गो, अब प्लस होता है 1, तो 9 1 9 1 10 गो टर्म है 1 से 10 तक, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, एन जिसे बोलते हैं आप एपी में। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि बेंजल्डिहाइड किस समूह के अंतर्गत आती है। भाई बेंजल्डिहाइड किससे बनी है, सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे राइज हो रहा है आपके सामने कि बेंजल्डिहाइड किससे बनी है। आपके सामने जो ये चकमकाता हुआ ये दिख रहा है लाल और नीला, ये है बेंजीन का सूत्र। इसमें क्या है, 6 गो तो है कार्बन, है ना, और 6 गो है जी आपका हाइड्रोजन, है ना। मैंने आपको एक दिन बताया था कि 1 गो कार्बन को संतुष्ट होने के लिए ना 4 गो हाइड्रोजन लगता है जी, 4 गो हाइड्रोजन लगता है। तब आप कहोगे भाई ये तो 1 गो हाइड्रोजन है, तो भाई ये भी एक बॉन्ड कॉन्ड होता है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए 2 1 3 और 1 4 गो हो गया, ठीक से मिटा देते हैं। तब देखिए ये देखिए एगो बॉन्ड है, ये 2 गो, तो 3 गो एगो ही, तो 4 गो नहीं हो गया, तो 4 गो चाहिए इसको कार्बन को संतुष्टि के लिए। आप कोई भी कार्बन को मिलाकर देख लीजिए 4 गो पुर जाता होगा। देखिए इस वाले को हम देखते हैं, अब तो 1 1 2 और 2 4। अब हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, तो 2 1 3 और 1 4, ये वाला है ना, तो 4 गो चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए होता है भाई, 2 गो चाहिए होता है, 2 गो, है ना। H2O जो आपका है, ये कैसे इसकी संरचना है, चलिए H2O की संरचना बताते हैं। ये देखिए O है ना, इस प्रकार से आप H2O को लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने आप में संतुष्ट होने के लिए 2 गो चाहिए हाइड्रोजन, है ना। तो है ना, एगो बॉन्ड, एगो ये वाला सिंगल बॉन्ड, 2 बार तो 2 गो हो गया, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका जल का सूत्र। तो इसी बेंजीन का क्या हो गया, C6H6, इसे कहते हैं जी बेंजीन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जी बेंजीन, बेंजीन कहते हैं इसे, ठीक है। इसी बेंजीन में क्या होता है कि जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो और उसके जगह पे आपका एल्डिहाइड वाला कंपाउंड को जोड़ देते हो, अब देखिए तो C6H5 हो जाएगा। भाई अभी आपने C6H6 देखा ना बेंजीन का, मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन की रिमूवल कर दो, तो हाइड्रोजन 6 से 5 हो गया, और इसमें हमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप जोड़ देना है CHO, है ना, CHO जोड़ दिया तो क्या हो गया, अब कार्बन 6 से बढ़ के 7 को हो गया, तो 6C7 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका हाइड्रोजन पहले 5 को और आ गया, तो 6 हो गया हाइड्रोजन, है ना। एक सेकेंड, 6 एक साथ हाइड्रोजन 6 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है 6 गो होगा और एगो ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है C7 कर लीजिएगा, H6 कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार, और लास्ट में एगो O हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लास्ट में जिसका CHO ग्रुप है वो एल्डिहाइड होता है, जिसमें लास्ट में CO ग्रुप रहता है वो कीटोन होता है, लास्ट में OH ग्रुप रहता है वो एल्कोहल होता है। फिर आप कहोगे कि भाई NaOH एल्कोहल तो नहीं है, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, तो इसको आप एल्कोहल OH का एल्कोहल बता रहे हैं आप। भाई OH एल्कोहल ही होता है, लेकिन ये तब होगा जब इसमें पूर्णतः ऑर्गेनिक चीज में के साथ जो है ये अंत में लटकता रहेगा, ऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ पे आप NaOH देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल की बात हो रही है, इसीलिए ये वाला जो है आपका क्या हुआ, एल्कोहल नहीं हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक चीज में ये सब ग्रुप काम करता है। आपने बेंजीन क्या ऑर्गेनिक चीज है भाई, है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा गया था। कथन उल्टा पुल्टा हो सकता है, और जहां तक मैंने 10 कथन रख लिए हैं कि ये सब चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सही है। जो कथन है सब सही लिखा हूं, कुछ गलत नहीं लिखा हूं, तो गलत वाला जो होगा वो चुनना था आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट के लिए 50 प्रस्तावक और
50 अनुमोदक होते हैं, ये भी सही है अपने आप में। भारत में कोई भी व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, ये भी अपने आप में सही है। राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो की अधिकार है, ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद के प्रमुख अंग होते हैं और कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष, महान्यायवादी, राज्यपाल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। ये सभी जो है आपके राष्ट्रपति के बारे में सही है जी। इसके अलावा राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में है, क्षमादान 72 में, अध्यादेश 123 में, है ना, पद 52 में, है ना, कार्यपालिका का प्रधान 53 में, है ना, 61 में महाभियोग बता ही दिया। तो ये 108 जो है, इससे ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो है बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब। तो ये राष्ट्रपति साहब के बारे में कुछ जानकारी। अगला एक प्रश्न पूछा गया, डेलीगेट का एंटोनिम पूछा गया था। भैया डेलीगेट क्या होती है ना, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधि समझ रहे हैं ना, प्रतिनिधि होती है, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि। तो इनके उल्टा मतलब प्रतिनिधि मतलब क्या होगा, एक तरीके से कैंडिडेचर आप दे रहे हैं किसी चीज को, इससे जस्ट उल्टा जो भी मीनिंग देता होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज एंटोनिम यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए, मैं लेकर के आया। अगर आपको जो भी प्रश्न पता है, अगर आपका एग्जाम था, तो आप मुझे पर्सनली जो है कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर किसी वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मैं वीडियो जब प्रोवाइड करा ही दिया तो क्या टेंशन है, मैं अगली वीडियो में उसे जो है ऐड कर दूंगा, है ना। और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क ही दिया जाता है, जो भी हमारे एनालिसिस की पीडीएफ है। और अगर जो पेड वाली पीडीएफ की बात करेंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो हमारा 57 क्लास जो रन कर रही है उसकी पीडीएफ आपको पेड दिया जाता है, पर डे एक क्लास, पर डे एक पीडीएफ के हिसाब से। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आज आपको जो है 18वीं पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि क्लास जो है बीच में एक दिन गैप हो गया, कल नहीं करा पाए थे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।